डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आज़ाद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आज़ाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को। ओम शांति। इसके पहले कि मैं इस मधुमेह मतलब डायबिटीज़ के बारे में बात करना शुरू करूं, उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ साधारण सी बातें बताना चाहता हूं जो कि हम सभी लोगों से डायबिटीज़ से ही नहीं, हमारे शरीर से रिलेटेड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंसान का शरीर शक्कर से चलता है। हाथी का भी शरीर शक्कर से चलता है, शेर का भी शरीर शक्कर से चलता है। शेर मांस खाता है लेकिन बनती शक्कर है। तो जैसे कि हमारी गाड़ी जो है पेट्रोल से चलती है ना, तो उसी तरीके से इंसान का जो शरीर है वो उसके लिए फ्यूल मतलब एनर्जी प्रोडक्शन का जो काम है वो शुगर का है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फिर हम ये जो डायबिटीज़ से इतना जूझ क्यों रहे हैं, हमारी तकलीफ़ क्या है, क्या हमें ये डायबिटीज़ बीमारी थी? सदियों से हम लोगों ने जब से शरण ले लिया, जब हम घरों में रहना शुरू किया, जब हम लोगों ने अपने आप को आराम में पाने की कोशिश की, जब हमने मेहनत कम करना छोड़ दिया, तब जाके ये बीमारी पैदा हुई। आश्चर्य होगा आपको, शेर को डायबिटीज़ नहीं होती है। हाथी घास खाता है, घास से शक्कर बनती है। तो पहले हम लोगों को ये पहले दिमाग में एक धारणा हटा देनी चाहिए कि हमें डायरेक्ट शुगर या शुगर वाली चीज़ों की ज़रूरत है। आप कुछ भी खाओगे बनेगी शक्कर। आप पत्ते खाओ, सलाद खाओ, अनाज खाओ, कुछ भी खाओ, सबसे पहले बनेगी शक्कर। सेकंड टू सेकंड हमारे शरीर में शक्कर बनती रहती है क्योंकि वो तो फ्यूल है ना। हमारे शरीर का रिपेयर वर्क होता है अल्बुमिन से, यानी हमारे शरीर में हेयर से लेकर चमड़ी तक सारे जो रिपेयर वर्क है वो अल्बुमिन से होता है। अल्बुमिन मतलब प्रोटीन। हमारा लिवर प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अल्बुमिन बनाता है। हम जो भी खाते हैं, हम घास खाएं चाहे सलाद खाएं, उसमें से बनेगा ग्लूकोज, शुगर नहीं। शुगर से ग्लूकोज बनता है। तो दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हमारा शरीर चलता ग्लूकोज से है, हाँ, एनर्जी प्रोडक्शन, और रिपेयर वर्क होता है अल्बुमिन से। बाकी जो चीज़ें एडेड चीज़ें हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, सब जो चीज़ें हैं वो एडजुवेंट्स हैं, उनकी सख्त ज़रूरत है। लेकिन दो मेन चीज़ें हैं, दो मेन है, एक अल्बुमिन, दूसरा ग्लूकोज। ये दो चीज़ें हमारे रिपेयर सारे शरीर में। तो जैसे जैसे अभी जैसे यहाँ पर ज़्यादातर सभी लोग सीनियर लोग हैं, तो उनके शरीर में ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है, खपत, ग्लूकोज यानी अब हम आ गए फ्यूल पे। तो ग्लूकोज की खपत करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो जब हम पढ़ रहे थे कि मधुमेह मतलब डायबिटीज़ क्या है, तो डायबिटीज़ को मैं तो बीमारी में गिनता ही नहीं हूँ। ये तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। भाई हम साइंटिस्टों ने कह दिया कि शक्कर 100 नॉर्मल है खाली पेट, या 100 से कम नॉर्मल है। अब हम कहते हैं 110 से कम नॉर्मल है, खाना खाने के बाद में 140 तक नॉर्मल है। ये आंकड़े आते जाते रहेंगे, अदल बदल होते रहेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे सीनियर लोग होते हैं जिनकी शुगर खाना खाने के बाद में 160 170 हो जाती है। इन सभी लोगों को
गोली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज वो बताने जा रहा हूँ कि गोली क्या करती है। जब आपको पानी शरीर में नहीं है तो आप क्या करते हैं? पानी पीते हैं, है ना। ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस लेते हैं। ज़्यादा दौड़ते हैं, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा सांस, जल्दी सांस लेते हैं। हमारा हार्ट है, नॉर्मल बीटिंग होनी चाहिए कि रेस्टिंग हार्ट रेट, सवेरे नींद से उठते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर देखते हैं, सब पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखते हैं, धड़कन 70 है, 60 है। दिन भर काम करते हैं तो धड़कन बढ़ती है। तो हार्ट भी धड़कन बढ़ाता है, काम करता है। काम करता है बिना बताए, आवाज़ नहीं करता वो। हम सांस लेते हैं, सांस हम लेते ही हैं, हम चाहे नहीं चाहें तो भी लेते हैं। उसी तरीके से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि लिवर है, वो सारा समय काम करते रहता है। तो काम की बात यह है कि जब हम रात को सोते हैं, लिवर सारा समय ग्लूकोज बनाते रहता है, क्योंकि सदियों से हमारी लड़ाई खाने की है। जंगलों में जब इंसान दर दर भटकता था तो खाना मिलता नहीं था, पेड़ों पे रहता था, जान को खतरा होता था। तो लिवर शुगर बनाते रहता है, आप खाना खाओ चाहे नहीं खाओ। तो जिसे भी यहाँ पे डायबिटीज़ है, वो रात को बिना खाना खाते 7-8 बजे खा के सो जाता है। डॉक्टर ने कहा शक्कर चेक करके सोना, वो शुगर चेक करके सोया। खाना खाने के डिनर के बाद में 2 घंटे बाद में शक्कर 120 थी, सवेरे उठा फास्टिंग 150। तो पहला उसका रिएक्शन क्या होता है? मशीन गलत है। भाई सबसे पहले तो मशीन गलत है, ये कैसे हो गया, मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि रात भर शुगर बनते रहती है, तो वो शक्कर खपती नहीं है, तो सवेरे शुगर फास्टिंग ज़्यादा आ सकती है। उसके बीच में साइंटिफिक मैटर है, लिवर सेकंड टू सेकंड ग्लूकोज बनाते रहता है। एवरी मिनट द लिवर इज मेकिंग ग्लूकोज। तो अगर आपको रात को खाना खाने के बाद में शुगर जितनी भी है, अगर आपकी शुगर फास्टिंग ज़्यादा आती है तो आप रिपोर्ट को गलत न समझें। शुगर बहुत ही साधारण टेस्ट है, उसमें आम तौर पे गलतियां नहीं होती हैं। लेबॉर्ट्री को कह देना कि ये रिपोर्ट गलत है, ऐसे ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि आज कल ही मैंने एक पेशेंट को देखा, उनका विटामिन 3 210 था। तो मैंने बोला ये डॉक्टर हैं यहाँ पे, उनको बुलाइए। तो मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि जानने के लिए कि वो रिपोर्ट गलत है सही है। मैंने पूछा भाई देखिए ये 210 रिपोर्ट आई है, ये क्या है? बोले नहीं रिपोर्ट गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। मैंने आप टेस्ट कराते हो तो आपके हित में क्या है? उसको गलत न समझ के उसको ये समझे कि सही है तो क्या करूं, है ना। अगर हम टेस्ट करा, पहले से ही मेरे मन में भावना आ गई कि डॉक्टर गलत है, डॉक्टर मेरा इलाज ही नहीं कर सकता, तो इलाज नहीं कर सकेगा ना, क्योंकि आपको फेथ फैक्टर होना चाहिए। इफ़ यू डू अ टेस्ट, आपको उससे फेथ होना चाहिए। तो मैंने कहा देखिए गलत है या सही है वो मैं नहीं जानना चाहता, आपने आज ही पेशेंट को देखा है, ये रिपोर्ट आपने शायद देखी है। बोला हाँ देखिए। तो मैंने आपने इतना विटामिन डी के, एक तो आपने बायो D3 लिख दिया, दूसरा नीचे एक विटामिन डी का अलग कैप्सूल लिख दिया, नीचे टैबलेट लिख दी है। मैंने विटामिन डी टॉक्सिसिटी होती है जो कि बहुत सीरियस होती है, और विटामिन डी का भी टॉक्सिसिटी काफ़ी सीरियस माना जाता है, जिससे विटामिन डी से कैल्शियम टॉक्सिसिटी होती है, जिससे हार्ट और किडनी पे असर होता है। तो विटामिन डी का कैप्सूल जो है वो हफ्ते में 2 ही दफ़े लेना चाहिए, और जिसको किडनी फेलियर है उसको हफ्ते में 1 दिन लेना चाहिए। विटामिन डी भी किडनी फेलियर में बढ़ जाता है, और उसी से कैल्शियम टॉक्सिसिटी होती है। तो प्रश्न ये है, हम जो भी टेस्ट कराते हैं उसे आमतौर पे गलत ना समझें, कोशिश समझें कि सही हो सकता है, सही है, अब हम उसका क्या करें। तो खैर अब काम की बात यह है, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो, क्योंकि लेक्चर डायबिटीज़ पे है तो अब डायबिटीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे। हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है, उसको कहते हैं पैंक्रियास। हम सभी लोग 10th में तो पढ़े ही थे, और ये सब चीज़ें हमें मैट्रिक के लेवल पे पढ़ाई जाती थी, हम भूल जाते हैं। एक्चुअली उसी में वही अभी तक उतना ही, उससे भी ज़्यादा ज्ञान हमें नहीं है स्कूल में। और जो हमने बिफोर मेडिकल ज्वाइन करने से पहले जो सीखा था, तो पैंक्रियास का जो ऑर्गन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट का अलग अलग काम होता है। तो एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसका काम होता है इंसुलिन बनाना।
नॉर्मली हमारे शरीर में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट 20, 25 या 30 ही यूनिट होती है। भगवान ने जो ये ऑर्गन बनाया है वो 500 यूनिट तक इंसुलिन बना सकता है। तो आप अब सोच सकते हैं कि इस ऑर्गन को फेल तो हम ही कर सकते थे ना, उसने तो हमको बना के दिया भाई आप 500 यूनिट तक। तो क्या होता है, उस ऑर्गन में सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स सिग्नल्स के थ्रू ऑन डिमांड इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन कैसे बनाते हैं समझ लो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे जो लोगों का वज़न ज़्यादा है। आप तो यहाँ पे बिल्कुल किसी का भी वज़न ज़्यादा नहीं है पर ये बहुत ही कम लोग हैं, आप तो एकदम फिट हैं। मैं तो बहुत आप लोगों को प्रभावित हुआ हूँ। खैर, जो जिनका भी वज़न ज़्यादा है उनको आम तौर पे कहा जाता है देखिए आप वज़न कम कीजिए। 100% लोगों को पता है, डॉक्टर ने बोला है वज़न कम करना है तो करना है, करना भी चाहते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करना चाहते। डॉक्टर की हर बात पेशेंट करना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं कर सकता, उसके पीछे रीज़न ये है कि एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट था डगलस। तो वो डगलस साइंटिस्ट ने क्या किया, आज से वो उसने जो प्रोसीजर किया था उसको करीब 80 साल हो गया। उसने क्या किया, उसने 20-25 डॉग्स ले आया और उनका उसने ऑपरेशन किया और उनकी आंतड़ियों में एक ट्यूब डाल दिया। ट्यूब डाल के उसने बोला कि, और वो ट्यूब उसने बाहर रख दिया। तो जब जब वो डॉग्स को खाना देता था तो घंटी बजाता था, टना ना 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 घंटी बजाता था, खाना देता था। फिर वो देखता था कि जो आंतड़ी में जो जूसेस आती हैं उसको एनालाइज करता था क्या है, तो वो डाइजेस्टिव जूसेस होती थी, फिर खाना दे देता था। ऐसे उसने कुछ दिन तक 10-15 दिन तक किया। बाद में उसने क्या किया, अब खाना नहीं दिया, घंटी बजाया, टना ना 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 घंटी बजाई और तो जूसेस सब आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि खाने की महक, खाने का सोच से ही सिग्नल चले जाते हैं जिससे कि हमारे शरीर में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। जैसे कि खाना बनते रहता है, हमारी अर्धांगिनी खाना बनाती हैं, खाने की महक होती है तो हमको बोलता है भाई जल्दी खाना लाओ, तो एक तो बनाते हो फिर देते नहीं हो, तो हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। तो इनको कंडीशन रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो पैंक्रियास है वो ब्रेन के सिग्नल से और उसके फीडबैक मैकेनिज्म से काम करता है, और वो इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में स्टोर नहीं की जा सकती। इट इज़ नॉट अ स्टोरेज थिंग, इट्स नॉट अ बैंक बैलेंस। तो हमारे जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो इंसुलिन, ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, थोड़े में ही बताऊंगा कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन शुगर को हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। बनाता है पैंक्रियास, पैंक्रियास में होते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जब तक 75% मर नहीं जाते तब तक डायबिटीज नहीं होती है। बीटा सेल्स उम्र से भी घटते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कोई मनुष्य है, अगर वो शुगर चेक कराता है, अगर उसकी शक्कर खाना खाने का दे 170 है, तो उसे डायबिटीज़ की गोली लेने की ज़रूरत नहीं है। वो डाइट कंट्रोल करे, शुगर वगैरह अवॉइड करे और वो वॉच करे, क्योंकि शुगर 140 नॉर्मल है। लेकिन भगवान ने तो कोई पेपर पे लिख के नहीं दिया ना कि 140 नॉर्मल है। तो ये जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी शुगर अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो वो ज़्यादा बेटर है वनस्पत की उसको ट्रीट किया जाए, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत सारे लो शुगर में सीनियर सिटीज़न का देहांत हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता नींद में उनकी शक्कर कम हो गई। तो शुगर कम होना ज़्यादा सीरियस है। तो अगर सीनियर सिटीज़न है, अगर उनकी शुगर खाना खाने के बाद में 2 घंटा के बाद में 150 से लेकर 170 तक, 180 तक भी है, तो उसे ट्रीट करने में ज़्यादा नुकसान है वनस्पत की उसको छोड़ देने में।
क्योंकि अगर मैंने कोई गोली चालू की और किसी कारणवश उन्होंने खाना नहीं खाया और उनकी शुगर कम हो गई तो उनसे उसकी जान जा सकती है। दूसरा, हमारा ब्रेन जो है वो कई बार सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो लो शुगर को आइडेंटिफाई यानी रिकग्नाइज नहीं कर सकते। शरीर भी लो शुगर में भी जी सकता है, सीख जाता है। तो इसीलिए लो शुगर कई बार नींद में हो जाती है, जिसका काफ़ी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नाउ, जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं वो ऐसे एक रात में नहीं मरते, एक एक करके मरते हैं। शरीर में बीटा सेल्स बनते नहीं। चमड़ी निकाल दो, बनती है। हड्डी बनती है। मांस बनता है। फैट बनता है। हाँ, तो कुछ ऐसे शरीर में सेल्स हैं जो बनते नहीं। 4 सेल्स बनते नहीं हैं। एक, बीटा सेल्स बनते नहीं। हार्ट के मसल के सेल्स बनते नहीं। किडनी के नेफ्रॉन्स, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं जो डायलिसिस, जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं, बनते नहीं। और बीटा सेल्स बनते नहीं। 4 चीजें बनती नहीं। तो जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन मात्रा में भरपूर मात्रा में बना सकते हैं। बीटा सेल्स उम्र से भी घट जाते हैं, बूढ़े होके मरते हैं। एवरी बीटा सेल वर्क्स इंडिविजुअली, एवरी नेफ्रॉन वर्क्स इंडिविजुअली, उसका अपना अपना काम है। दे आर लाइक सोल्जर्स, दे आर लाइक वर्कर्स। ओके, हम वर्कर्स कहेंगे। तो हमारे शरीर में बीटा सेल्स वर्कर्स हैं, ऑन डिमांड इंसुलिन बनाते हैं। अब मुझे देख लो, अगर मुझे आदत पड़ गई है रोज 20 रसगुल्ले खाने की, मान लो हम 4-5 दोस्त हैं, रोज मिलके 20 रसगुल्ले खाते हैं, 20 खाते हैं, 25 खाते हैं, शक्कर चेक कराते हैं, नॉर्मल। 1 साल हो गया खा रहे हैं, नॉर्मल। 2 साल हो गया, नॉर्मल। 5 साल हो गए, नॉर्मल है। अचानक उनको एक कोई डॉक्टर शिवनानी मिल गया, उसने कुछ लेक्चर वेक्चर दे दिया, बोले अब नहीं खाएंगे, प्रभावित हो गए, अब नहीं खाएंगे। तो वो जो 20 रसगुल्ले उन्होंने छोड़ दिए, तो शरीर में बीटा सेल्स के ऊपर में सिग्नल जाता था, वे इतनी इंसुलिन बनाओ। उस सिग्नल से इंसुलिन का प्रोडक्शन चालू था। 25 रसगुल्ले अचानक बंद कर दिए तो इंसुलिन तो आ गई। तो इंसुलिन को तो शक्कर मांगता ना, इंसुलिन को शुगर चाहिए। तो इसीलिए जो मोटे ताजे लोग होते हैं, जो अचानक जब वो छोड़ना चाहते हैं, तो उनको धीरे धीरे करके, मैं शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ, कि उनको डाइट प्रोग्राम ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो कर सके लॉन्ग टर्म बेसिस पे। उसको ग्रेजुअली ऑनसेट अगर डाइट को कम करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे या हेल्दी ईटिंग करेंगे, तो धीरे धीरे सडनली सिग्नल्स रिवर्स होने में टाइम लगता है। इसको कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, इंसुलिन यानी जो मैन्युफैक्चर, मिया मतलब ब्लड। तो शरीर में हमने देखा है जो लोग बहुत ओबेस होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनके शरीर में 100-200 यूनिट इंसुलिन का ब्लड टेस्ट होता है, हम पता कर सकते हैं। तो उनके शरीर में 200, 250, 300 भी इंसुलिन की मात्रा रहती है। अब वो इंसुलिन को क्या चाहिए? शुगर। उसको तो ग्लूकोज चाहिए। तो वो इंसुलिन आपको खींचती है, भाई शुगर लाओ, शुगर है नहीं। तो उनको सर में दर्द होता है और वो डाइट नहीं कर सकते। तो हाइपर इंसुलिनीमिया हो गया। अब हमारा शरीर भगवान का बनाया हुआ है, हमारा शरीर उस इंसुलिन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। मतलब कि भाई आदमी तो, इंसान तो मेरा सुनता नहीं है, तो ये इसी इंसुलिन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाया जाए ताकि वो कम खाए। हमारा शरीर इंसुलिन, हमारी ही इंसुलिन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। तो अब हमारी खुद की इंसुलिन काम नहीं करती, लेकिन मेरा तो जबान का चक्कर है ना, मुझे तो रसगुल्ला खाना है, मेरा दिमाग तो चेंज नहीं हुआ है। अब मैं वो रसगुल्ला खाता हूं, मेरी खुद की इंसुलिन है,
200 यूनिट घूम रही है लेकिन काम नहीं करती। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस से, सर्कुलेटिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अभी तक डायबिटीज नहीं हुई है, ये सब डायबिटीज होने का प्रोग्राम चालू है। अभी तक डायबिटीज हुई नहीं है, होने को अभी बाकी है। अब हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो सबसे पहले होता है ब्लड प्रेशर ज्यादा। डायबिटीज होने से पहले आमतौर पे सभी लोगों को बॉर्डर लाइन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर किसी मनुष्य का बिना किसी कारण के लगातार 1 हफ्ते तक ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसका कारण पता करना चाहिए। और हो सकता है अगर उसका वज़न ज़्यादा है तो उसको हाइपर इंसुलिनीमिया है। इसीलिए कई बार वेट रिडक्शन से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, वेट रिडक्शन से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, वेट रिडक्शन से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती है ना। तो हाइपर इंसुलिनीमिया पे वापस से पहुंच जाते हैं। अब क्या हो गया कि मेरा तो 25 रसगुल्ला चालू है, वहाँ बीटा सेल्स काम करके मर रहे हैं। बीटा सेल्स एक एक करके कम होते जाते हैं। मजदूर मर गए फैक्ट्री में काम कर करके, उनको तो डंडा पड़ रहा है, काम करो इंसुलिन बनाओ, काम करो इंसुलिन बनाओ। तो बीटा सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। इधर बीटा सेल्स घट रहे हैं, इधर गुलाब जामुन चालू है ना। और इंसुलिन रेजिस्टेंस खुद की इंसुलिन है, बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दिए। तो जब इंसान एक्सरसाइज करता है खाली पेट, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। एक्सरसाइज से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलिन एंटीबॉडीज खत्म होते हैं। तो जो कंसेप्ट है हैव अ हैवी ब्रेकफास्ट, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडियंस। क्यों? क्योंकि हम पहले खाते हैं। यूरोप में लोग सवेरे उठ के 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में नाश्ता खाते हैं। हैवी नाश्ता खाने का हक उसी को है जो रिलीजियसली एक्सरसाइज करके कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करके खाता है, उसको हैवी ब्रेकफास्ट खाने का हक है, हमें नहीं। मैं कॉन्फ्रेंस में गया था तो वहाँ पे ना लेक्चर हुआ, तो लेक्चर यही था कि 900 डेलीगेट आए थे। तो जॉसलिन इंस्टीट्यूट है, डायबिटीज़ का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है दुनिया में, सबसे ज़्यादा रिसर्च वो करते हैं। तो लेक्चर था कि एवरीबडी शुड हैव अ हैवी ब्रेकफास्ट। तो जो 9:30 बजे लेक्चर था, अक्सर ऐसे लेक्चर्स जो होते हैं ना वो लेस इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, कुछ लोग अटेंड भी नहीं करते। सैटरडे नाइट को ये पार्टी होती है अस्पताल, ये होटलों में जब डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक लोग खाते पीते रहते हैं। तो अगले दिन जिस दिन क्योंकि लेक्चर ही ये था हैव अ ब्रेकफास्ट वाला, तो सब जम के खा रहे थे। जो स्पीकर था बोला भाई पूरे 900 लोग आए नहीं है, खाने पीने दो, जाओ उनको वो देखो, बोलो खाओ पियो, आ जाओ। सब आ गए। आने के बाद मेरा पहला प्रश्न था, इन दिस ऑडिटोरियम सब लोग हाथ ऊपर करो जिसने जिसने हैवी ब्रेकफास्ट खाया। लोगों ने ऊपर किया, बोलता लगता है सब लोगों ने हैवी ब्रेकफास्ट लिया है। ऐसा कोई मनुष्य है जिसने ब्रेकफास्ट नहीं खाया और जिसकी तबीयत भी ठीक है, जिसको लूज मोशन डायरिया नहीं है और उसने जानबूझ के ब्रेकफास्ट नहीं खाया? ऐसा कोई है? हाथ ऊपर करो। अकेला डॉक्टर शिवनानी। अरे एक ही आदमी है, उसको माइक दे दो। मुझे माइक दिया गया, बोला आपका क्या विचारधारा है? मैंने ये मैं थ्योरी में विश्वास नहीं करता, ये यूरोपियन थ्योरी है और ये अमेरिकन थ्योरी है, ये इंडियंस के लिए एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि इंडिया के तो लोग हैं वो टीवी के सामने रात भर खाते रहते हैं। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है पहले फास्ट तो करो फिर ब्रेक होएगा ना। यहाँ पे तो टीवी चालू है और खाना चालू है, वो टीवी देख रहे हैं, खा क्या रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। तो इट इज़ हम लोगों को खाने का इतना लोभ है। तो मैंने बोला हम लोग बिना वजह से खाते हैं और हर यूरोप में लोग सब जगह पे एक्सरसाइज करके खाते हैं। हम में से हम जो खा रहे हैं वो बिना एक्सरसाइज के खाते हैं। मैं इस थ्योरी में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं नहीं एग्री करता हूँ। उसने क्या बोला पता है? बोला मेरा लेक्चर हो गया, अब मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, सबूत दिखाऊंगा, आई विल ट्राई टू शो एविडेंस। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, हैवी ब्रेकफास्ट हम तब कर सकते हैं जब हम एक्सरसाइज करें। इसमें से सीखने के लिए क्या मिलता है
कि ईट व्हेन यू आर हंग्री, डोंट ईट एज अ रिचुअल। हाँ जी, पूछिए। एक्सरसाइज क्योंकि सीनियर लोग हैं तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, और अपनी क्षमता के हिसाब से वॉक कीजिए, क्योंकि वॉकिंग एक ऐसी यूनिवर्सल एक्सरसाइज है जिससे हमने ये पता किया कि पेशेंट को नुकसान होने का चांस लीस्ट है। ऐसा नहीं है कि जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं वो यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर किसी मनुष्य को अंदर में हार्ट डिजीज़ है और अंदर में उसे कुछ दूसरे सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, तो हम पेशेंट को ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर बताना चाहते कि उसे हार्ट अटैक आ जाए ना। तो हम ये सीखे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ, साइंटिस्ट लोग ये बात सीखे हैं कि जब आदमी वॉक करता है और उसे कुछ तकलीफ होती है तो स्पॉन्टेनियसली वो एक्सरसाइज अपनी वॉक करना स्लो कर देगा, और वो डॉक्टर को रिपोर्ट करेगा कि देखिए मैं चलने जाता हूँ। वो एक्चुअली आपका सेल्फ टेस्टिंग है एवरी डे। अगर आप रोज़ वॉक पे जाते हैं और अगर आप 5 किलोमीटर चलते हैं तो आपको पता है कि मैं 5 किलोमीटर चल सकता हूँ, उस पश्चात से मुझे तकलीफ नहीं होती। और कुछ समय के बाद में आपको पता चलता है कि मैं 5 किलोमीटर चलता हूँ और मुझे तकलीफ हो रही है, तो आप डॉक्टर को रिपोर्ट कर सकते हैं कि देखिए मुझे कुछ तकलीफ हो रही है। तो आपकी बीमारी पहले डायग्नोस हो सकती है। वॉकिंग ही ऐसी एक्सरसाइज है जो कि सेफ पाई गई है। हम जॉगिंग और रनिंग एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ लोग दौड़ते समय कोलैप्स हो जाते हैं, कुछ लोग ओवर एक्सरसाइज करते हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइज डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी टू वॉक इज़ द करेक्ट आंसर। वॉकिंग एक्सरसाइज से हमारे नीज डैमेज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम जब खड़ा होकर चलते हैं तो हमारा वज़न नहीं उठाता है। क्योंकि अब हमको पहले सदियों से तो हमारी दाल रोटी की कहानी थी, हम सब सीनियर हैं, तो हमें पैसा ही कमाना पड़ता था, फैमिलीज़ थी, पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, बच्चे थे, वगैरह वगैरह वगैरह। आज की एरा में हम लोग को दाल रोटी की कहानी थोड़ी थोड़ी ख़त्म हुई है, तो हम अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। तो अब तब तक हमारे नी ख़त्म हो जाते हैं। तो नी ख़त्म होने के लिए जिनके नी गए हुए हैं वो बिस्तर पे लेट के एक्सरसाइज करेंगे, जिसको वेट नहीं उठाना पड़ता है, उससे नीज प्रोटेक्ट होते हैं। लेकिन वो एक्सरसाइज इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। और नीज को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, सरल। टब लीजिए, टब में पानी डालिए और पानी ढकेलिए, आपके नीज रिपेयर होंगे। पानी ढकेलें, टब लीजिए, टब में पानी भरिए और आप स्टूल में या चेयर पे बैठिए और पानी ढकेलिए। 95% लोगों की प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। ये आपने पानी भरा, यहाँ पे इतना पानी भरा और बैठे हैं आप। बैठे, ये हाँ, आप बैठे हैं यहाँ पे और एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप मजाक मत समझो, ये कठिन एक्सरसाइज है। पानी को ढकेलना ये सरल एक्सरसाइज, इससे आपको 6 महीने में आपके नींद, आप दौड़ सकेंगे, आप दौड़ सकेंगे। वो शुरुआत में आपको 5 मिनट भी कठिन लगेंगे, आपको पता चलेगा कि आप कितने अनफिट हैं। 5 minutes 3 times a day and increase it to 15 minutes 3 times a day, more than enough। 5 मिनट करिए, पानी लगा के घड़ी, आपको पता चलेगा इट इज़ डिफ़िकल्ट। पानी को ढकेलना बहुत कठिन होता है, लेकिन आपको आपके काफ मसल पेन्स, आपके थाई मसल्स पेन्स सब चले जाएंगे, सब। वो बोलते हैं मेरे को इधर दुखता है ना उधर दिखता है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे शरीर में इतने मसल्स होते हैं, हम उन मसल्स की देखभाल नहीं करते। जैसे कि अभी एक बाल्टी है पानी की, मैं ऐसे उठाता हूँ, ऐसा तो नहीं उठा सकता, तो मैं अपनी पीछे की मसल्स की सेवा ही नहीं करता हूँ। इसके वजह से जैसे योगा है, योगा ही एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आसन्स हैं जो आपके शरीर के सारे मसल्स को एड्रेस करते हैं। हाँ, तो योगा में जितने आसन आप कर सकते हैं करने चाहिए, और वो आसनों से आपको फ़ायदा होगा। योगा आदमी अगर यंग एज में शुरू करता है तो हो सकता है कि उनको कोई बीमारी ना हो, लेकिन हम अक्सर चीज़ें शुरू करते हैं बीमार होने के बाद। डॉक्टर शिवनानी या डॉक्टर किसी के पास भी जाएंगे बीमार होने के बाद, हर चीज़ का इलाज पहले या बाद में नहीं।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक्सरसाइज से हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस जाती है। अभी मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी इसलिए बता रहा हूं कि आपको रजिस्टर होना चाहिए कि डॉक्टर बोलते क्या है। ये आपको क्या करना है, आपको जाकर थोड़ी डॉक्टरी करनी है, लेकिन अगर आप सुनेंगे कि क्या होता है तो आपको ज्ञान पड़ेगा कि अरे ऐसा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द बीमारीज इन अवर बॉडी, राइट फ्रॉम कैंसर्स। इसीलिए अगर हम किसी न किसी रूप से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं तो हमें फायदा होगा। तो फास्टिंग से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्मों में समय समय पे उनको समझता था, इसीलिए वो लोग जो थे ये फास्ट निकालते थे, उन्हें रिलीजन में डाल दिया। क्योंकि जब हम बातें रिलीजन में डालते हैं ना तो लोग फॉलो करते हैं। तो रिलीजन में आप देखोगे कि अलग अलग टाइप के फास्ट हैं, और वो फास्टिंग करने से लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन एग्रेसिव फास्टिंग करना से कुछ पेट में अल्सर्स होते हैं। लेकिन फास्टिंग इन जनरल इज़ अ गुड थिंग। लेकिन जिनको डायबिटीज़ होती है, जो ओरल टैबलेट्स ले रहे हैं, वो फास्ट करेंगे तो उनकी शक्कर अचानक कम हो सकती है। तो उन्हें फास्टिंग तभी ही करनी चाहिए डॉक्टर से सलाह लेकर, दवाइयाँ कम करके वो भी फास्टिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो जो साइंटिस्ट था डगलस, तो उसने जो लोगों की, जो डॉग्स की जो आंतड़ियों पे जो किए थे, उसने फिर उनकी आंतड़ियाँ उसने सी दी। सीने के बाद में उसने वो डॉग्स कुछ मर गए, बाकी बच गए। तो उससे उन्होंने फॉलो किया, वो घंटी बजाता था, घंटी, खाना देता नहीं था। तो कुत्ते जो थे वो हैरान होते थे, आके उसको ऐसे देखते थे, ये पागल है क्या, घंटी बजाता है, खाना नहीं देता। तो काटते नहीं थे, वो अन्नदाता था उनके लिए। तो आके ऐसे मुंडी करके ऊपर देखते थे उसको, भाई तूने घंटी बहुत बजा ली, अब खा लेते, पेट में तकलीफ हो रही है। तो उसी तरीके से इंसुलिन शुगर खींचती है। 80-85 साल उसको ये पता नहीं था क्या है, लेकिन उसने ये कहा कि ज़रूर शरीर में ऐसे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे हम भूख नहीं निकाल सकते। लेटर ऑन ये सब चीज़ें प्रूव हो गई, इंसुलिन डिटेक्ट हो गई, इंसुलिन का मैटर पता चल गया। अब मैं आ जाऊंगा आपको बीटा सेल्स बताने के लिए। बीटा सेल्स धीरे धीरे करके मरते हैं, फास्टिंग से बीटा सेल्स बचते हैं। जैसे कि अगर फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं, अगर उनको 8 घंटे काम कराया जाता है और उनको 2 दिन छुट्टी दी जाती है तो फिर से काम कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे बीटा सेल्स थक के मरते हैं, उन पे रहम खाइए, वो हमारे ही हैं। तो इसीलिए बीटा सेल्स को बचाने के लिए अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो बीटा सेल्स बचते हैं। जैसे कि कंसेप्ट आ गया ना, 16 घंटा फास्ट करो और 8 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाओ। वो सिर्फ मोटापे लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, जिनको वेट कम ज़्यादा का प्रश्न नहीं है। इट इज़ अ गुड कंसेप्ट, बिकॉज अपने शरीर को रेस्ट कराना है। एट द एंड ऑफ द डे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। बीटा सेल्स को रेस्ट कराओगे, जितने भी हैं, जितने मर गए हैं उसका तो हिसाब रख के कुछ फ़ायदा नहीं। 50% है ना 60% है कि 10% या 20% है, उसका कुछ लेन देन नहीं है। लेन देन ये है कि बीटा सेल्स को बचाएंगे और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने से इंसान को गुस्सा भी आता है, ब्लड प्रेशर, इंसुलिन इंसान को खाती है। इंसुलिन एंटीबॉडीज़ हमें नुकसान पहुंचाते। इंसुलिन एंटीबॉडीज़ हमारे किडनीज को असर करते हैं, हमारे हार्ट को असर करते हैं, ब्रेन को असर करते हैं, सारे सिस्टम्स को डैमेज करते हैं। तो कोशिश करके आदमी खाना कम खाए। डायबिटीज़ है या नहीं है, कुछ लेन देन नहीं है। हर बीमारी का इलाज पहले है। बीटा सेल्स 75% मर गए, डायबिटीज़ हो गई, फिर चक्कर काटना है। चक्कर में न फंसे, कोशिश करके अपने शरीर को समझें, अपनी रिक्वायरमेंट पे खाएं। एक्सरसाइज करके खाएंगे तो आपको खाना खाने में मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। बिना एक्सरसाइज के खाएंगे तो वो एक रिचुअल होगी। तो बीटा सेल्स को बचाने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करने चाहिए कि जो भी है, डायबिटीज़ है नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बीटा सेल्स बचेंगे तो इंसुलिन की मात्रा प्रोडक्शन 20 यूनिट 30 यूनिट चाहिए लगी, 20 यूनिट और 30 यूनिट ही चाहिए, तो उतनी इंसुलिन बनते रहेगी, आपको डायबिटीज़ नहीं। डायबिटीज़ इंसान को थी नहीं,
हमने बनाई है। ये जेनेटिक्स में बाद में आ गई, मिलियंस ऑफ ईयर्स में हम लोगों ने डायबिटीज़ बनाई है। डायबिटीज़ ज़्यादातर हमें नहीं थी। एविडेंस ये है कि इस बीमारी हमारे ये जो हमने घर बना लिए ना, और हम एक जगह रुक गए और हमने खेती की और ढेर सारा खाना जमा किया और खाते रहे। लोभ, सारा माल मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए। जानवर भूखे मरे मरे, दैट इज नॉट अवर माई हेडेक। मेरा हेडेक है, मैंने अनाज है बोरी में पैक करके रखना है, मुझे खाना है। यही मेरा कंसेप्ट है। तो हम लोग कोशिश करके लोभ के कायरा में न फंसे। और मैं आपको सलाह दूंगा, मेरे डायबिटीज पेशेंट्स को मैं आइसक्रीम भी अलाउ करता हूँ, उनको काजू कतली भी अलाउ करता हूँ, कभी कभी उनको रसगुल्ला भी अलाउ करता हूँ। लेकिन पहले मैं उनके लेक्चर्स लेता हूँ, उनको डायबिटीज़ समझाता हूँ, फिर कहता हूँ देखिए आप कभी कभी खा भी सकते हैं। क्योंकि उनको शुगर के लिए कहा ना, इंसुलिन एंटीबॉडीज़ घूमते हैं, वो शुगर मांगते हैं। तो डायबिटीज़ वालों को शुगर के लिए अट्रैक्शन होता है, दूसरे को नहीं होता। तो हम सोचते हैं कि हमको मॉडरेट होना चाहिए। हम उन लोगों को, पेशेंट को, हमको लगता है कि ये पेशेंट ठीक नहीं, ये सुनने वाला नहीं है, उसको अलाउ नहीं करते। पहले हम लोग धीरे धीरे करके पेशेंट को लेक्चर्स देते, फिर हम उसके आंकड़े देखते रहते हैं। उसके पश्चात हमको समझ में आता है कि ये अब शायद फॉलो करता है। उसको बोलते देखिए आपके घर में पार्टी शार्टी होती है ना, आप एक आइसक्रीम खा लिया करो, ये खा लो। फिर आइसक्रीम जिस दिन खानी हो ना, जिस दिन आपको पार्टी वार्टी में जाना हो, उस दिन पूरा दिन फास्ट कर लो और जाके थोड़ा बहुत खा लो। हमको पता है वो खाएगा, तो कम से कम तरीके से तो खाए। तो ऐसा है। अब वापस से बीटा सेल्स बनते नहीं हैं लेकिन बचाए जा सकते हैं। बीटा सेल मरने से पहले बहुत आवाज़ करते हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तो बच सकते हैं। आपके बीटा सेल्स जितने भी हैं अगर बचे रहे तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। डायबिटीज़ एक जेनेटिक डिसऑर्डर ज़रूर है। हम कुछ लोग बीटा सेल्स कम लेके पैदा होते हैं, तो वो तो आप बदल नहीं सकते ना। तो अपनी माताओं की सेवा करें। डायबिटीज़ हिंदुस्तान में ज़्यादा इस वजह से कि हमने अपनी माँओं की सेवा नहीं की है। हम झूठ बोलते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, हम 6 बच्चे थे, मेरी माँ को खाना नहीं मिलता था। वो आखिर में चपाती लेके बर्तन को घुमा के खाती थी। तो जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनकी सेवा होनी चाहिए। आपको ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे या जो भी होगा, आप कोशिश करके ये देखें कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे खाना पूरा मिले, अच्छा मिले, ताकि बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। तो जो बच्चा अंडरवेट पैदा होता है उसे डायबिटीज़ होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। मेरी माँ ने 3 बच्चे पैदा किए, मेरी माँ को डायबिटीज़ नहीं थी, पिताजी को नहीं थी। हमारे फैमिली में 3 लोग को डायबिटीज़ है, खानदान में डायबिटीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि डायबिटीज़ के होने के कारण कुछ और भी है। मेरा बर्थ वेट 5.5 पाउंड था और मुझे भी शुगर के लिए बहुत क्रेविंग थी। बाद में थोड़ी पढ़ाई शढ़ाई कर ली, समझ में आ गया कि अपन रिस्क फैक्टर में है, तो अभी तक तो डायबिटीज़ नहीं हुई है। तो शायद जिनको अंडरवेट होता है, साइंटिस्टों ने प्रूव किया है कि वो छोटे पैंक्रियास से पैदा होते हैं, फिर बड़े होते होते उनका पैंक्रियास थोड़ा छोटा होता है और उनके बीटा सेल्स पहले से ही कम होते हैं। बीटा सेल्स पहले से ही कम है, तो उन लोगों को, इसीलिए हमारे देश में जो लोग मोटे नहीं है उनको भी डायबिटीज़ होती है। यानी पीपल हु आर एक्चुअली अंडरवेट दे ऑल्सो गेट डायबिटीज़। तो उसके पीछे क्या है? बीटा सेल मास कम है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो अब बीटा सेल्स, जो अगर आप कहते हैं कि बीटा सेल्स को बचाना है, तो मैं डायबिटीज़ की गोलियों के खिलाफ क्यों हूँ, है ना? बीटा सेल्स 25% वाले को भी डायबिटीज़ नहीं होती, 20% वाले को भी डायबिटीज़ नहीं होती है, हाँ जी, और 40% वाले को हो जाती है। तो बीटा सेल फंक्शन भी होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतने आंकड़ों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा ब्रदर था, उसका वज़न 105 किलो था। मेरे घर पे आता था, इतने बड़े बड़े फ्रिज थे मेरे पास में। वो रात को उठूँ, अमर दादा, अमर नाम था,
स्टूल डाल के फ्रिज खोल के बैठा है, फ्रिज में से खा रहा है। अमर क्या चालू है? ये नहीं, ऐसे ही। सवेरे उठा, काजू कतली का पूरा डब्बा खत्म। डायबिटीज होगी। मैं अमर को समझाता था, अमर कम खा। तो जैसे मैंने कहा ना कि इंसुलिन इंसान को निचोड़ती है, तो वो करना तो चाहता ही था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उसके पहले ही उसका एक एक्सीडेंट हो गया और वो बेड रिडन हो गया। बेड रिडन होने की वजह से उसका वजन हो गया 70 किलो, उसकी डायबिटीज गुम हो गई। उसको मरते दम तक डायबिटीज नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बीटा सेल्स इतने थे कि 70 किलो तक सेवा कर सके, 105 का नहीं कर सकते थे। तो उसकी डायबिटीज क्योर नहीं हुई, लेकिन उसका बॉडी मास कम हो गया। तो अगर हमारा वजन ज़्यादा है, ये दवाइयों पे आ गया मैं, कि अगर हमारा वजन ज़्यादा है, अगर हम वेट कम करते हैं तो हमारी डायबिटीज़ क्योर हो सकती है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट फैक्टर है वो है बीटा सेल्स को बचाना, जो कि एक्सरसाइज और वेट रिडक्शन से हो सकता है। इसका अर्थ क्या हो गया? भले ही मेरी शक्कर फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुई है 300 है, मेरे पास पेशेंट है जिनकी शुगर 350 थी, उनको हम लोगों ने डाइट कंट्रोल कराया और उनको समझाया, डायबिटीज गुम। लेकिन 25 रसगुल्ले नहीं खा सकता। डायबिटीज होने के बाद में देयर इज नथिंग लाइक क्योर। बीटा सेल्स ही कम हो गए ना, सोल्जर मर गए। अभी आपको समझ में आता है? जो लोग कहते हैं कि डायबिटीज क्योर होती है, कितना झूठ बोलते होंगे। झूठ, सब झूठ। मैं कहता हूं आप दिखाओ बीटा सेल्स बढ़े क्या, आप बताओ इंसुलिन की मात्रा बढ़ी क्या, आप बताओ इंसुलिन एंटीबॉडीज। शुगर इज अ वेरी पुअर इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज, पुअर। 25 रसगुल्ला खिलाओ, हाँ देखूं, मैं भी खाता 25, इसको भी खिलाओ, शक्कर क्योर हो गई ना, देखें तो सही ना। नेवर। डायबिटीज कभी क्योर नहीं हो सकती, वो क्योर उसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यस, बॉडी मास, बीटा सेल्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब एक्सरसाइज और डाइट से जाता है। इस वजह से अनगिनत लोगों की डायबिटीज गुम हो जाती है, वो दवाइयों से नहीं होती। तो हमारी दवाइयां क्या करती हैं? बीटा सेल्स की पिटाई करती हैं। मेरी एलोपैथिक दवाइयां ऐसी भी हैं जो बीटा सेल्स की पिटाई करती है, इंसुलिन बनाओ, वो बीटा सेल्स को मारती हैं। आपको समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट बात है कि मेरी कुछ दवाइयां काम कैसे करती हैं। आप तो कह सकते हो ना, डॉक्टर जब भी मेरी फैक्ट्री में मजदूरी नहीं है तो फिर आप करते क्या हो? मैं आपको दवा देता हूं जो कि बीटा सेल्स की जाके पिटाई करती है और बोलती है इंसुलिन बनाओ। मेरी पिटाई से बीटा सेल्स मरते हैं, मेरी दवाइयों से बीटा सेल्स मरते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिससे बीटा सेल्स मरते नहीं, वो दवाइयां एब्सोल्युटली सेफ हैं। इंसुलिन से बीटा सेल्स मरते नहीं। अगर आपको पानी की जरूरत है तो आप शरबत नहीं पीते हैं, आप फ्रूट जूस नहीं पीते। पानी को रिप्लेस पानी ही कर सकता है, ब्लड को रिप्लेस ब्लड ही कर सकता है। तो अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी थोड़े मात्रा में, तो वो लेना तर्क है, क्योंकि जब आप इंसुलिन लेते हैं तो बीटा सेल्स को आराम पड़ता है। जब बाहर से इंसुलिन आती है तो बीटा सेल्स प्रोटेक्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी हैज टू टेक इंसुलिन, राइट। 3-4 किस्म की दवाइयां हैं। तो एक दवा ऐसी है जो कि बीटा सेल्स को बचाती है, वो बीटा सेल्स को डैमेज नहीं करती। तो वो क्या करती है? और प्रश्न पूछा, आप प्रश्न तो कोई पूछता नहीं, डॉक्टर वो क्या करती है? वो आपकी रात को जो ग्लूकोज बनती है, मैंने आपको पहले बताया, लिवर रात भर शुगर बनाते रहता है और वो शुगर नहीं वापरने पे वो शुगर वेस्ट हो सकती है। सवेरे रात को सोया, शुगर 130 थी, उठा सवेरे 180 है, तो रात भर शुगर बनती रही, वो शुगर यूज होनी चाहिए। इसीलिए जो वो हेपेटिक प्रोडक्शन, हेपेटिक मतलब लिवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज यूज होना चाहिए। शक्कर शरीर में रुक नहीं सकती,
या तो यूज होएगी या तो जाके डैमेज करेगी। शुगर कैनॉट स्टॉप, इट कैनॉट बी स्टोर्ड। शुगर बहुत कम मात्रा में मसल्स में स्टोर हो सकती है, ग्लाइकोजन के रूप में बहुत कम मात्रा में, लेकिन ओवरऑल शुगर को स्टोर करने का सिस्टम नहीं है। शुगर को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करो, लेकिन शक्कर स्टोर नहीं कर सकते। तो अब क्या हो गया है कि हो सबसे खतरनाक चीज शुगर ही है। इसीलिए तो कहता है शक्कर, हाथी शक्कर नहीं खाता, हाथी शक्कर नहीं खाता। 6000 किलो शेर पुत्र शक्कर नहीं खाता, दोनों का शरीर शक्कर से चलता। हाथी मांस खाता ना, बनती शक्कर। ओके ना, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो बीटा सेल मास है, यानी जो हम दवाइयों की बात कर रहे थे, दवा तो दवाइयाँ अलग अलग टाइप की होती हैं। एक दवा ऐसी है जो लिवर प्रोडक्शन में काम करती है, जो लिवर में से जो शुगर निकलती है या बनती है उसको खपाती है। तो उसका पैंक्रियास पे कोई झगड़ा नहीं है, वो उधर उसका साइट वर्क साइट उसका अलग है। कुछ दवाइयाँ हैं, आमतौर पे दवाइयाँ हैं जो कि बीटा सेल्स की पिटाई करती है। बीटा सेल्स की पिटाई करती है, बीटा सेल मास कम होते जाता है और बाद में पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि अब तो बीटा सेल्स बचे ही नहीं, तो इंसुलिन लेना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा था कि पहले हम लोग शुरुआत में जब पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है शुरुआत में, तो अगर पेशेंट शुरुआत में हमारे पास आ जाता है तो हम उनको गोली चालू ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, उनको डाइट कंट्रोल और वेट रिडक्शन प्रोग्राम में डाल देते हैं, एक्सरसाइज में, और उनको थोड़े मात्रा की इंसुलिन चालू करते हैं ताकि पैंक्रियास को रेस्ट मिले। जो पैंक्रियास में सेल मर गए तो मर गए, तो मर तो रही थे ना, तो उन सेल्स को बचाने की कोशिश करते हैं। वी गिव रेस्ट टू बीटा सेल्स, पैंक्रियाटिक सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, वो रेस्ट कराने से इंसुलिन वो वाली भी बंद हो जाती है और ये वाले सेल्स बताए पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म इंसुलिन थेरेपी इन वेरी फर्स्ट शॉट ऑफ डायबिटीज। प्रैक्टिस करते हैं और वो 10-15 दिन, 1 महीना। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने ये किया, उनकी डायबिटीज चली गई, वो समझ गए। समझ का सबसे इंपॉर्टेंट है बीमारी को समझना। अपनी बीमारी से दुश्मनी करोगे कुछ नहीं होने वाला। टेक डायबिटीज एज अ फ्रेंड। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो हमारी दवाइयाँ हैं वो बीटा सेल्स मास कम करती हैं। तो हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि डॉक्टर साहब मेरे को इंसुलिन नहीं लेनी है, मेरे को गोली पे रखो, है ना। तो एक्चुअली मेरा विचार ऐसा है कि जो आपके लिए ज़रूरी है वो ही करना है। अगर आपको जो बीटा सेल्स की पिटाई करने वाली दवा नहीं खानी है तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को ऐसी दवाइयाँ शुरू करते हैं जो बीटा सेल्स की पिटाई ना करे और थोड़ा डोज ऑफ इंसुलिन चालू कर देते हैं। तो बीटा सेल्स अपने पैंक्रियास को रेस्ट भी मिलता है और आदमी को अच्छा भी लगता है। अब आप देखोगे डायबिटीज़ की लोग 6-6, 7-7 गोलियां ले रहे हैं, 7 दवाइयां ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है एक्सेप्ट नहीं करता है कि वाटर हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय वाटर, ब्लड हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय ब्लड। Similarly, in some cases, insulin is replaced to be replaced by insulin. So we must keep our mind open for the modern therapy कि क्या करेक्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, आप डॉक्टर से प्रश्न पूछिए कि डॉक्टर साहब मेरे लिए ये क्यों नहीं पढ़े। ये मेरा जो नॉलेज है ये सेकंड हैंड है, मैंने पढ़ के पाया है, आप भी पा सकते हैं। पढ़ो, जो मैं बता रहा हूं किताबों में छपा है, मेरा रिसर्च थोड़ी है। आई एम ओनली गिविंग यू सेकंड हैंड नॉलेज। आप भी पा सकते हैं। पढ़ने से आपको नुकसान नहीं होगा। नहीं समझ में आएगा तो कोई ना कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाएगा जो समझाएगा। सब डॉक्टर नहीं समझाते। डॉक्टर मैं की तू, ये थ्योरी अभी बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। ये रूड स्टेटमेंट है कि अगर मैं कहता हूं डॉक्टर मैं की तू, ना, दिस इज अ रूड स्टेटमेंट, वेरी रूड। जो डॉक्टर ऐसे कहता है वो रूड है। और आप बोलिए डॉक्टर साहब आप रूड है। डॉक्टर मैं की थ्योरी अब नहीं चलती, पहले जमाने में चलती थी। चुप बैठो, डॉक्टर मैं कि तुम,
रॉन्ग, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी एटलीस्ट। तो अब हम आएंगे कि दवाइयाँ जो हम लेते हैं, बीटा सेल्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। बीटा सेल्स जितने बचेंगे उतना आप अच्छा जिएंगे। मोटापा कम करने से बीटा सेल्स बचते हैं। एफर्ट्स करने चाहिए सरल। भाई मैं जितना खाना खाता हूँ उससे 25% कम करूँ बस। शुरुआत में 25%, मैं 3 चपाती खाता हूँ 1 कर देता हूँ। चावल इतने खाता हूँ, मेजरमेंट करके खाऊंगा। कम खाने वाले ज़्यादा जीते हैं, अच्छा जीते हैं। जितने भी लोग 85 के ईयर्स के हैं आप देखोगे वो अंडरवेट है, उनकी रिक्वायरमेंट लिमिटेड है, वो खाने से दूर भागते हैं। कम खाने वाला हेल्दी जीता है, और वो इस वजह से है कि वो हम काम नहीं करते हैं। जो आदमी काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, वो खा सकते हैं। ये रिलेटिव चीज़ है। खाना आधा कुक होना चाहिए, कच्चा रहना चाहिए, ताकि जब शरीर भी मेहनत करे, मशीनरी मेहनत करे उसे डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि उतना टाइम आपको भूख न लगे। आप जो ओवर कुक खाना खाते हैं वो 10 मिनट में हजम हो जाता है, फिर आपको भूख लगती है। भले आपको भूख लगती है तो आप कुछ खाएंगे तो नहीं, लेकिन जब अगले खाने का वक्त आएगा तो आप ज़्यादा खाते हैं। इफ़ यू कुक फूड ओवर कुक, हमारे यहाँ पे खाना हेल्दी है लेकिन सब्जियाँ ओवर कुक्ड है। whatever the reason is कि if you eat raw vegetables raw खाइए गर्म पानी में धोकर, सबसे हेल्दी है। शुरुआत में आपको बहुत तकलीफ होगी क्योंकि उसको नेचुरली रॉ खा रहे हैं, लेकिन आपका वेट कम हो जाएगा, आपको भूख कम लगेगी, आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू दूध खाने की घटेगी नहीं। जैसे कि अगर मान लो आपने एक सब्जी बनाई है, आप उसे बॉईल करते हो, किसी भी रूप से बनाते हो, उसके 50 एक न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स क्योंकि कम है और शरीर को तो बिल्डिंग प्रोसेस के लिए सारा मटेरियल चाहिए, तो आपको फिर से डिमांड आता है भाई लाओ, फिर आप खाते हो, फिर से गलत खाते हो। एट द एंड सारा दिन खाते हो लेकिन आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती नहीं। रॉ फूड से आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। आप एप्पल को पका के नहीं खाते, है ना, फ्रूट्स को पका के नहीं खाते। इसीलिए हम जो सलाह देते हैं कि बीच में फ्रूट खाओ, वो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हम चाहते हैं कि आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी न हो, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलें। अब हमको ये तो पता चल गया कि अभी मेरे कहने के बाद में आप रॉ वेजिटेबल्स तो खाएंगे नहीं, शायद आपको मिलेंगी भी नहीं, पर आप तय कर लीजिए कि अगर आप फ्रूट खाते हैं, फ्रूट में आपको ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, तो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि खाना, सब्जियां हाफ कुक रहें, हाफ। तो अगर आप तो सीनियर सिटीजन हैं, किसी को चबाने की भी तकलीफ होगी, हाँ होगी हो सकती है, मैं कह रहा हूँ ना। तो लेकिन ज्ञान तो नुकसान तो शायद नहीं करेगा ना। यही चीज़ है, इंसान का सबसे बड़ा अच्छा कैरेक्टर होता है कि वो अपना माइंड खुला रखे, सही चीज़ों को अडॉप्ट करे। कि मैं एक टाइम में रॉ खाता हूँ, एक टाइम में अनाज खाऊंगा, रात को सिर्फ फ्रूट खाऊंगा, इट विल वर्क, इट कैन वर्क। सो दिस इज सम चेंज रिक्वायर्ड। फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल, और खाना खाने के बाद ब्लड शुगर से डायबिटीज रूल आउट नहीं होती। ये पेरिफेरल शुगर होता है ना, कैपिलरी शुगर और वीनस शुगर में थोड़ा फर्क होता है, बट इट डजेंट मैटर बिकॉज शुगर इज कंज्यूमिंग ऑल द टाइम। शुगर एक कंज्यूमिंग चीज़ है ना, तो उसमें वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन यू चेक फ्रॉम हियर एंड हियर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10-15। बट सी, अगर आपकी शक्कर 150 है या 165 है, ट्रीटमेंट चेंज नहीं होती ना। इट डिपेंड्स। यू सी, आप इवनिंग वॉक के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीनियर सिटीजन होने के नाते इवनिंग वॉक इज़ यूजली बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन, इट इज़ लिटिल स्वेट ज़्यादा होता है, शुगर्स कैन सडनली ड्रॉप।
फास्टिंग वॉक करने से एडवांटेज क्या रहता है कि ओवरनाइट आपका जो लिवर इंसुलिन शुगर बनाते रहता है और आप एनर्जेटिक उठते हैं, तो वो एक्सरसाइज से आपको ज़्यादा एडवांटेज होता है और वो आपके लिए वो एक्सरसाइज सेफ भी है कि आप जेन्युइनली फास्टिंग है। हम आपको फास्टिंग की टेक्नोलॉजी बात क्या है, फास्टिंग का एक्चुअल वर्थ होता है 8 आवर्स फास्टिंग। 8 आवर्स फास्टिंग तो आपका वो रात वाला हुआ ना, रात वाला हुआ, दिन वाला नहीं होता। दिन में हम खाते रहते हैं, तो कई बार वॉक करने के बाद में हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हम इवनिंग वॉक यंग लोगों को एडवाइस करते हैं, एल्डरली लोगों को नहीं करते। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। हाँ जी। और खाना खाने के बाद आप स्ट्रोल पे जा सकते हैं, वॉक पे बिल्कुल ना जाएं। मेडिटेशन से बीटा सेल्स रेस्ट होता है, उससे बीटा सेल्स इंप्रूव होते हैं। इसीलिए मेडिटेशन से जो लोग शांत पे रहते हैं, जो एक्साइटेड नहीं रहते, उनकी शुगर का वेरिएशन कम है। शुगर का वेरिएशन, जो लोग एक्साइटमेंट वाले होते हैं उनकी शुगर का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। उनकी शक्कर सडनली 300 भी हो जाती है, सडनली 100 भी हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को टॉर्चर करते हैं। हम बहुत परेशान हैं, पूरा का पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ होए जिससे बीटा सेल्स बने, ऐसा कुछ होए जिससे हार्ट के सेल्स मायोसाइट्स बने, ऐसा कुछ होए जो ब्रेन के सेल्स बने, ऐसा कुछ होए जो नेफ्रॉन बने। नेफ्रॉन बनते होते तो किडनी ट्रांसप्लांट क्यों करना पड़ता? पैरालिसिस का अटैक आता है, जहाँ पे न्यूरॉन्स मर जाते हैं वो नहीं बनते, सराउंडिंग न्यूरॉन्स काम ले लेते हैं। दे टेक द वर्क ऑफ द ओल्ड डेड न्यूरॉन्स। Nephrons are not made. There is no evidence in the world. Beta cells are not made. At least I don't know. मेरा नॉलेज कम है, हो सकता हो, पर मेरे पास में एक्चुअली कोई एविडेंस नहीं है कि there is no such medicine, no such therapy where beta cells are made. जो बीटा सेल्स मेरे सीटी स्कैन और एमआरआई में दिखते नहीं है, ग्रे बीटा सेल्स होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। मेडिटेशन से, डायबिटीज़ कंट्रोल से, एक्सरसाइज से वो बीटा सेल्स जागरूक हो जाते हैं। वो ओल्ड बीटा सेल्स हैं जो मरने वाले थे, मरे नहीं, वर्कर्स थे, उनको आराम करा, वो खड़े हो गए। दैट इज डिफरेंट। बीटा सेल्स बनते नहीं। अगर बीटा सेल्स बन जाते तो डायबिटीज़ का क्योर हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। दैट्स फिनिश। इफ आई कैन मैन्युफैक्चर बीटा सेल्स, इट सेंड्स। व्हाई शुड आई डू पैंक्रेटिक ट्रांसप्लांट? Why should I do beta cell transplant? Why should I do हार्ट में मसल्स, अभी जो हम लोग जो हार्ट मसल्स भी इम्प्लांट कर रहे हैं, why should I do a heart transplant? Why should I do renal transplant? These cells are not made. No. और कई बार आजकल ऐसा भी किया गया है कि पेशेंट्स को जब हम 5-7 दवाइयाँ दे देते हैं तो थोड़ा इंसुलिन भी ऐड करते हैं। वो इंसुलिन ऐड करने के पीछे में ये होता है कि पैंक्रियास को थोड़ा रेस्ट मिलता है। तो कॉम्बिनेशन थेरेपी में अगर रात को बेड टाइम इंसुलिन लिया जाए, ख़ास तौर पे बेड टाइम इंसुलिन की कंसेप्ट जो आई है वो ये है, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हेपेटिक प्रोडक्शन, मतलब कि जो लिवर है सारा समय शुगर बनाते रहता है, तो वो शुगर यूज़ होनी चाहिए, तो जिससे कि हमें सवेरे जब हम उठते हैं तो हमें एनर्जी रहनी चाहिए। अक्सर डायबिटीज़ के लोग उठते हैं, उनको एनर्जी नहीं होती है। तो फिर ये कंसेप्ट आ गया कि अगर उनको रात को बेड टाइम बेसल इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिव इंसुलिन दी जाए तो एनर्जेटिक उठेंगे। तो उसमें से ये बात सही हुई कि तो कई बार लोगों को लगता है मैं इतनी टैबलेट खा रहा हूँ, फिर इंसुलिन भी ले रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? ये जितनी भी हमारी प्रैक्टिस है ना, वो एविडेंस बेस्ड है। हज़ारों लाखों पेशेंट्स के बाद में, प्रैक्टिस के बाद में वो इम्प्लीमेंट होती है। तो देयर इज़ अ कंसेप्ट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग बेड टाइम इंसुलिन या बेसल इंसुलिन। इनफैक्ट ऐसे अनगिनत पेशेंट्स हैं जिनको सिर्फ मेटफॉर्मिन और बेसल इंसुलिन देते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेटफॉर्मिन जो है, जिसको अलग अलग नाम हैं, ब्रांड नेम, जैसे ग्लूकोनॉर्न, सेटापिन या ग्लाइकोमेट, तो ये दवाइयाँ कमर्शियल नेम है। तो उसमें जो ड्रग है वो है मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है,
इंसुलिन की सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है, बीटा सेल्स को रेस्ट होता है, और आपका हेपेटिक ग्लूकोज मतलब लिवर में जो ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है वो यूज में आता है। परंतु मेटफॉर्मिन बहुत ही वीक ड्रग है, कमज़ोर है। मेटफॉर्मिन 65 साल पुरानी दवा है, 65 ईयर्स बैक, और उसको वर्ल्ड ने एक्चुअली डिस्कार्ड ही कर दिया था। बाद में पता चला कि ये दवा बहुत अच्छी है, और अब वो मेटफॉर्मिन बहुत अच्छी दवा है और काफ़ी लोगों को सूट होती है। और लेडीज़ में तो मेटफॉर्मिन से कैंसर के भी प्रोटेक्शन होता है। तो ओवेरियन कैंसर हो गया, एडिनोकार्सिनोमा हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, जो लेडीज़ की जो कैंसर्स होते हैं उसकी भी मात्रा कम हो गई। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारा एक ट्रायल चालू था, फेज़ 3 ट्रायल था कि मेटफॉर्मिन नॉन डायबिटिक पेशेंट्स को, ओबेस पेशेंट्स को और लेडीज़ को दिया जाए। वो ट्रायल करीब अप्रूव हो गया था, लेकिन वो जानबूझ के वो ट्रायल को डिसकंटिन्यू किया गया, और वो उसका डिसकंटिन्यू करने के पीछे फार्मा का बहुत बड़ा हाथ था। तो उसको इंटरनेशनल सिर्फ ओबेसिटी की अप्रूवल नहीं मिला, यानी मोटापे के लिए अप्रूवल नहीं मिला। लेकिन मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो डॉक्टर्स हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, वो मेटफॉर्मिन लेते हैं और उनको बहुत फ़ायदा होता है। और एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि मेटफॉर्मिन जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको दिया जा सकता। लूज मार्केट में 10 पैसे की गोली है, तो ये मेटफॉर्मिन में फार्मा कंपनी को कमाई नहीं है। जो उन्होंने 12, 15, 20 दवाइयाँ बनाई हैं, मेटफॉर्मिन को वो रिकमेंड नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस ट्रेड है। एक्चुअली मेटफॉर्मिन से अच्छी दवा कोई नहीं है। हाँ, मेन बात है बेसल इंसुलिन की। अगर डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है और अगर किसी को सिर्फ बेड टाइम इंसुलिन दिया जाता है और रात को जो ग्लूकोज बनता है वो ठीक से कंज्यूम हो जाता है, पेशेंट सवेरे उठता है, एनर्जेटिक होता है, वॉक पे जाता है, काम पे जाता है, उसे अच्छा लगता है। तो इंसुलिन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ज़रूरत पड़ने पे अगर अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट हैं और अच्छे से असेस करके देते हैं तो ज़्यादातर करेक्ट होता है। और एडवांटेज क्या है कि अगर बीटा सेल्स मास्क बच जाता है तो इंसुलिन भी बंद हो जाती है, गोलियां भी बंद हो जाती है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको अर्ली डिटेक्शन होता है। कोशिश करके डॉक्टर के पास में जल्दी जाना चाहिए। और डाइट कंट्रोल और शुगर से दूर रहने से, एक्सरसाइज से भी 50% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सेस ऑफ इंसुलिन से वेट गेन होता है, क्योंकि इंसुलिन आपकी शुगर इतनी कम कर देते हैं कि आपको भूख बहुत लगती है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, डायबिटिक पेशेंट सुन लीजिए। अगर आपका वेट बढ़ते जा रहा है मतलब आपकी दवा कोई ना कोई ज़्यादा है। वेट आपका घटते जा रहा है बिना रीज़न से, आपकी दवाइयाँ कम है या गलत है। excess of weight gain in spite of taking all the possible efforts, सारे efforts के बावजूद भी आपका अगर वेट गेन होता है मतलब दवा ज़्यादा है, इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा है। वेट लॉस मतलब दवा कम है। तो कोई ना कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है, ये कभी भी हो सकता है। डायबिटीज़ में अदल बदल होने का सबसे बड़ा कारण होता है इन्फेक्शन। खासतौर पे लेडीज़ को यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमनली होता है। मेरे लिए उनके लिए गाइडेंस हैं। मैं लेडीज़ को और सभी लोगों को एडवाइस करूँगा कि आपके अंडर गारमेंट्स नहाने से पहले प्रेस करें। सारे इन्फेक्शंस हमको सुराखों से होते हैं। डायबिटीज़ में क्योंकि शक्कर की मात्रा ज़्यादा होती है तो जंतु अट्रैक्ट होते हैं। जहाँ पे शक्कर वहाँ पे चींटी बाद में आती है, जंतु पहले पहुँच जाते हैं। जंतु सबसे पहले पहुँच जाते हैं। इसलिए यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड किडनी फेलियर in Indian group of patients. It is more in diabetic patients. So डायबिटीज़ को यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन है। इसीलिए आपके जो कपड़े हैं, खास तौर पे अंडर गारमेंट्स है, वो आयरन करके पहने, उससे आपका इन्फेक्शन कंट्रोल होगा। अंडर गारमेंट दिन में 2 दफ़े चेंज करें।
अंडरगारमेंट पहनने से पहले प्रेस करें, करके रखने से ना, नो आई डोंट एग्री। रात को बिस्तरा प्रेस करें, पिलो के ऊपर में प्रेस करें, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा समय बेड में बिताते हैं, बेड से हमें इन्फेक्शन होता है, ख़ासतौर पे रेनी सीजन्स में। तो ये सरल सी चीज़ें हैं। डायबिटीज़ वाले जो है बहुत दफ़े इन्फेक्शन से ही गुजर जाते हैं, डायबिटीज़ से गुजर। एंड मैं आपको बता सकता हूँ 95% पेशेंट्स डायबिटीज़ से नहीं मरते, वो कोई ना कोई इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन से मरते हैं जो कि प्रिवेंटेबल होते हैं। हाँ जी, तो आपको समय समय पर जिसको डायबिटीज़ है उसको वंस इन 1 मंथ यूरिन रूटीन करा लेना चाहिए। तो यूरिन रूटीन कराने में हर्ज नहीं है, सरल टेस्ट है, देख लिया यूरिन इन्फेक्शन है, क्योंकि किडनी फेलियर बच सकता है। किडनी फेलियर डायबिटिक के पेशेंट्स को, डायबिटीज़ वालों को किडनी फेलियर के इंसिडेंस 8 गुना ज़्यादा है, हार्ट की डिजीज़ 10-12 गुना ज़्यादा है ना। तो ये इंसिडेंस ज़्यादा है तो उसको पहले से ही एड्रेस करना चाहिए, है ना। तो डायबिटीज़ ऐसी एक बीमारी है जिससे दुश्मनी ना करें, उससे समझौता कीजिए। लो शुगर का प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोगों को, सीनियर सिटीजन्स के भी किसी ने मेरे से पूछा था कि भाई हमारी शुगर लो हो जाती है और मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा ब्रेन जो है वो लो शुगर्स के सिग्नल्स हमको देता रहता है और हमको पता चलता है कि लो शुगर हो रही है। कुछ समय के बाद में ब्रेन सिग्नल देना बंद हो जाकर देता है, हम लोगों को सिग्नल ही देना बंद करता है, शक्कर कम होती है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो लो शुगर इज़ वेरी वेरी सीरियस। किसी भी हालत में लो शुगर होनी नहीं चाहिए। एफर्ट्स करने चाहिए कि लो शुगर की अगर होती है तो दवाइयाँ कम करना चाहिए। डॉक्टर्स को एफर्ट भी करना चाहिए, पेशेंट से हमेशा हिस्ट्री निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि आपको शुगर लो हो रही है क्या। देयर इज़ नथिंग लाइक लो शुगर। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारा शुगर जो है कन्वर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे शरीर में शक्कर किसी न किसी रूप से बनते रहती है, अनलेस यू डू ड्रामेटिक फास्टिंग्स या किसी को रेयर डिसऑर्डर्स है, 1 in 10,000 में पैंक्रेटिक कैंसर हो जाता है, तो वो तो बहुत रेयर है। उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी पैंक्रेटिक जो इंसुलिन का कैंसर हो जाता है, इतनी हज़ारों की तादाद में इंसुलिन बनता है, बहुत रेयर डिसऑर्डर है, वो नहीं होगा। ऐसा कुछ ना भी हो किसी का, मान लो मेडिकल चेकअप हुआ है और कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि ऐसा कुछ है, बट बीपी लो आएगा एंड देन शुगर लो आएगा, देन इज देयर समथिंग। आई डोंट थिंक आपको उनको सीरियसली एड्रेस करना है। हाइपर इंसुलिनीमिया जो इनको होती है, जो लोग बहुत मोटे होते हैं और जिनको हाइपर इंसुलिन होती है और वो थोड़ा सा डाइट करते हैं तो उनकी शुगर कम हो सकती है। उनको कोई फ्रूट वूट खिला दीजिए, उसके बाद में उनको मीठा वीठा खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको एड्रेस करना है कि आपको हाइपर इंसुलिनीमिया है, आपका ये धीरे धीरे करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अगेन थ्रू द डाइट वी कैन प्रिवेंट डाइट चेंजेस, मतलब आई डोंट एडवाइज दैट यू शुड गिव हर सम शुगर, बिकॉज दे, उनको फिर एक मन में कंसेप्ट बह जाता है कि मेरी शक्कर कम रहती है, बहुत मीठा खाते हैं। इनफैक्ट जिनकी इस तरीके से शुगर कम होती है, एक्चुअली उनको डायबिटीज़ होने वाली होती है। जैसे कि अगर आपने फास्टिंग ब्लड शुगर चेक आई, आपकी शक्कर फास्टिंग आई 140, खाना खाने के बाद 90 आई, तो ये हाइपर इंसुलिनीमिया का चिन्ह है। दोनों ही कम आई तो, दोनों ही कम आई तो फिर क्योंकि ऐसा देखा हमने एक केस। हाँ, तो फिर ये इसको तो मैं एड्रेस नहीं कर सकूँगा, मुश्किल है। ओवर फास्टिंग होगा, पर देन खाना खाने के बाद भी कम आ रही है। नहीं, गुड क्वेश्चन। लेस देन 70 इज़ लो। सी, अल्टीमेटली मैंने आपको बता दिया है कि तकलीफ बीटा सेल्स की है, लेकिन आप बीटा सेल्स को जितना टॉर्चर करोगे उतना जल्दी होगी। मेंटल स्ट्रेस से डायबिटीज़ प्रिसिपिटेट होती है, उसको होने वाली होती है। टेंशन सबको है लेकिन सबको डायबिटीज़ नहीं होती, तो उसको डायबिटीज़ होने वाली है और उस स्ट्रेस से प्रिसिपिटेट होती है। जैसे कि कोई सीरियस स्ट्रेस डिसऑर्डर, घर में फैमिली इवेंट हो गया और शुगर बहुत बढ़ गई, लेकिन उसको पहले से ही वॉज अ प्री डायबिटिक। एक्चुअली देखो, जब इंसान की ना शुगर कम होती है तो सुस्ती होती है, ज़्यादा फास्टिंग, हाँ खाते ज़्यादा है, फास्टिंग ज़्यादा है। हाँ,
फास्टिंग में ज़्यादा आता है, वो मैंने बताया ना, रात भर आप सोते हैं तो लिवर शुगर बनाते रहता है, तो फास्टिंग ज़्यादा आता। उसको एड्रेस करने का मतलब रात को कोई ना कोई दवा लेनी पड़े ताकि वो सवेरे वाली शुगर नॉर्मल आवे। फास्टिंग ब्लड शुगर को कम करने के लिए वो रात को ही तैयारी करनी पड़ती है। मेटफॉर्मिन या रात को खाना जल्दी खा लीजिए। जल्दी खाइए। हाँ ओके। वो अभी शुगर का मैं आपको इफ़ेक्ट एक्चुअली ये मैं आपको मैकेनिज्म बता सकता हूँ, पर थोड़े में बताता हूँ। क्या होता है, रात भर जब हम जो दवाइयाँ जो लेते हैं उसका इफ़ेक्ट आते रहता है, और एक वक्त आता है नींद में आपकी शक्कर 40-50 हो जाती है, फिर वो लिवर में घंटियाँ मचती हैं, तो लिवर जो है फटाक करके ढेर सारी इंसुलिन रिलीज करता है और फास्टिंग रूप हो जाता है। इसको सोमेगी इफेक्ट कहते हैं। तो जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी अगर शुगर सवेरे की ज़्यादा आती है और बाकी दिन भर में उनकी अगर शक्कर नॉर्मल या कम रहती है तो उनको ये इफेक्ट हो सकता है। तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि 4 बजे उठ के एक दफ़े शक्कर चेक करके देखो, पता चलता है 60 है। उनकी असल में दवा कम करनी पड़ती है। आपका केस कौन सा मैं नहीं कह सकता हूँ, तो ये थोड़ा ये आपका डॉक्टर का जो हैं वो बता सकेंगे, क्योंकि मैं अभी यहाँ सीन में नहीं हूँ ना। तो लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा होने का कारण एक ये भी रहता है कि रात में नींद में शक्कर कम हो गई और लिवर ने शक्कर आपकी जान बचाने के लिए शक्कर रिलीज कर दी। फास्टिंग ब्लड शुगर 140-50 आ गई, दिन भर शक्कर नॉर्मल है, तो उस सिचुएशन में दवाइयाँ कम करनी पड़ती हैं। ये नींद की परिभाषा भी बड़ी कठिन है। एक्चुअली जब हम 60 साल के ऊपर हो जाते हैं हमें 4 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है, बाकी तो हम बिस्तर में टॉस करते रहते हैं। साइंटिस्टों ने प्रूव किया है कि यू नीड ओनली 4 to 6 आवर्स ऑफ स्लीप, उससे ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ हम सारा समय बचपन में जीते हैं। बचपन में 8-10 घंटे सोते थे, यंग लाइफ में ज़्यादा सोते थे। उम्र से नींद कम हो जाती है, वो हार्मफुल नहीं है। 6 घंटा नींद बहुत है। So actually while you're sleeping, if you are having a sound sleep, you're probably stress free. तो ये जो आप कहते हैं 6-8 घंटे की नींद करनी चाहिए, वो एक्चुअली स्ट्रेस फ्री रेस्ट की ज़रूरत है। इट्स नॉट स्लीप, स्ट्रेस फ्री रेस्ट। इफ़ यू टेक रेस्ट इन द बेड, if you don't even get sleep, it doesn't matter. It not really matters. Sound sleep 4 घंटा ही होती है। ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी दवाइयाँ ज़्यादा हैं तो भूख ज़्यादा लगेगी, आपकी इंसुलिन ज़्यादा है भूख ज़्यादा लगेगी, गोलियाँ ज़्यादा है भूख ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब है कि वो कम करना है, दवाइयाँ कम करना है। ये शुगर के आंकड़ों पे बहुत मत जाइए। मैंने आपको सरल बताता हूँ। इफ़ आपका वज़न अननेसेसरीली बिना किसी वजह से गिर रहा है तो आपकी शक्कर ज़्यादा है। हाँ, मेजरमेंट, मसल मास मेजर करने का बाइसेप्स को हम पेशेंट्स को सिखाते हैं। हमको सिखाना है, कोई सिखाता नहीं। एक्चुअली मुझे पेशेंट्स को सिखाना है। आपका ये मुझे मेजरमेंट करके हमेशा पेशेंट आवे तो उसको थाई मेजरमेंट करना है। तो वेट हियर एंड हियर इज गुड वेट, हियर बैड वेट। तो आपको देखना है कि मेरे आर्म्स पतले हो रहे हैं, मतलब मैं खुद को खा रहा हूं। मेरे थाइस पतले हो रहे हैं, मैं खुद को खा रहा हूं, मतलब डायबिटीज खराब है, बैड। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है और आपके मसल मास बढ़ते जा रहा है, आपकी डायबिटीज ओवर कंट्रोल्ड है, आपकी दवाइयां ज्यादा हैं। हाँ जी, देखो डायबिटीज में जो हमारे नर्व्स हैं, नर्व्स वासा नर्वोसम, वासा मतलब आर्टरीज, नर्वोसम मतलब माइन्यूटेस्ट नर्व, धागे की जैसी नर्व्स। सारा शरीर को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है ब्लड सप्लाई से, है ना। वो हमारी नर्व्स को भी ब्लड सप्लाई नसों, आर्टरीज, कैपिलरी से मिलता है। तो वासा नर्वोसम का मतलब है वेसल्स टू द नर्व्स। जिनको शुगर होती है
माइन्यूट वेसल्स, कैपिलरी वेसल्स, वासा नर्वोसम जो है वो ब्लॉक हो जाती है, तो नर्व्स को भी खून कम मिलता है। दैट इज द साइन ऑफ डायबिटीज। इसलिए हाथ पांव जलना, थलबली मचना, अपने पैरों की सेंसेशंस ऊपर नीचे होना, ये न्यूराइटिस या न्यूरोपैथी है। डायबिटीज में न्यूरोपैथी मतलब नर्व्स का प्रॉब्लम या न्यूराइटिस कॉमन चीज है। वो उसका एक कारण है, जो भी इंसान मेटफॉर्मिन लेते हैं, मेटफॉर्मिन मैंने बहुत लेक्चर दे दिया, मेटफॉर्मिन लेने वालों को विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। मेटफॉर्मिन B12 कम करता है, इसीलिए जो भी आदमी मेटफॉर्मिन लेता है उसको B12 का टैबलेट, विटामिन B12 लेना चाहिए। B12 डेफिशिएंसी से भी न्यूराइटिस होती है। ओके, दैट इज नोन एज B12 डेफिशिएंसी न्यूरोपैथी या न्यूराइटिस। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी डायबिटीज वाले हैं उनको B12 सप्लीमेंट लेना जरूरी इस वजह से भी है कि आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं। अगर आप मेटफॉर्मिन नहीं लेते हैं तो फिर नहीं है, जरूरी नहीं। जो वी वर टॉकिंग अबाउट न्यूराइटिस, तो न्यूराइटिस भी ब्लड सप्लाई का है। आपको आश्चर्य होगा, आज हम इस गणित में पहुंचे हैं कि जिसको हम नी प्रॉब्लम कहते हैं ना, ये भी वैस्कुलर प्रॉब्लम है, क्योंकि हम खड़े रहते हैं और हमारे जो है नी को भी ब्लड सप्लाई कम होता है। इसीलिए वो जो मैंने आपको बोला ना, पैर हिलाओ, उससे आपके एक्चुअली नी को ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है, जिससे आपकी मसल्स बनती हैं, नी की मसल्स बनती हैं, जिससे नी इंप्रूव होता है और ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है, जिससे कि आपका नी रिपेयर होता है। तो उसी तरीके से हमारी जो नर्व्स हैं, नर्व्स उनको ब्लड सप्लाई शॉर्ट होता है, जिसके वजह से ये न्यूराइटिस होता है। तो वो एक्सरसाइज से, डायबिटीज कंट्रोल करने से, ब्लड थिनिंग टैबलेट लेने से न्यूराइटिस इंप्रूव होता है। इसीलिए एक कंसेप्ट आ गया था कि जिनको भी डायबिटीज है उनको एस्पिरिन देना चाहिए। अगेन वो भी प्रोजेक्ट में कुछ लोगों ने बाधा डाली। क्यों? क्योंकि डायबिटीज से इतनी सारी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उससे लाखों अरबों रुपयों का धंधा है। तो न्यूराइटिस नहीं होगा तो न्यूराइटिस की आदमी दवाइयाँ लेगा कैसे? तो मैं ऐसा मानता हूँ, और हमारे में से डॉक्टर फ्रेटर्निटी में बहुत सारे सीनियर ये मानते हैं कि लोगों को 75 मिलीग्राम एस्पिरिन, जिसको डायबिटीज़ है, लेना चाहिए, क्योंकि उसके सारे प्रॉब्लम वैस्कुलर है। उसको ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, उसको हार्ट अटैक हो सकता है, पैर की नस ब्लॉक हो सकती है, किडनी का राड़ा है। तो हम पेशेंट्स को, मैं अपने सारे पेशेंट्स को, अगर उसको गैस्ट्रिक अल्सर नहीं है, एसिडिटी सीवियर नहीं है, पेट में खून नहीं जाता है, संडास में खून नहीं जाता है, उसको दूसरे सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं पेट के लिए, तो मैं सभी पेशेंट्स को 75 मिलीग्राम एस्पिरिन देता हूँ। उसको हार्ट की बीमारी है या नहीं है, क्योंकि आखिर हम बीमारियां प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो न्यूराइटिस डायबिटीज़ का एक बहुत ही गंभीर कॉम्प्लिकेशन है, और उसमें हम लोग भी ट्रीटमेंट करने में बहुत सक्सेसफुल नहीं हैं। हम डॉक्टर्स लोग बहुत सक्सेसफुल नहीं हैं, हम बड़े परेशान हैं, क्योंकि वो जो नसें होती है, उनको जो आर्टरीज होती है, उसको जो ब्लड सप्लाई है, वो धागे से भी पतली होती है, और वो शुगर की वजह से तकलीफ में है। तो गुड कंट्रोल ऑफ शुगर से आपका डायबिटिक न्यूरोपैथी पोस्टपोन हो सकता है।